धन्वन्तरि सुरासुरै दीपादपद्मम् लोके जरार परत्युनाशम् दातारनीयम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रमुद्घट्टं चारेश्चतुर्भे सुच्छारुद्यं शुकपरिवित्रम् कामोदोलाङ्गं नितटय सच्चाटं वन्दे प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारा शाम का 7 बजे का सेशन शुरू हो चुका है और मैं आज जो टॉपिक बताने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बहुत सारे पेशेंट को ना छाती में दर्द होने लगता है, चेस्ट पेन होने लगता है। तो आयुर्वेद में किस तरह से सोचना चाहिए और ये प्राइमरी लेवल तक तो सबको मालूम होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे सोचना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई छाती का दुखने का पेशेंट है और हम उसको ये मतलब एलोपैथी के डॉक्टर्स के पास ही भेज दें। अपनी तरफ से हम लोग को क्या-क्या करना चाहिए वो मैं बताने का कोशिश करता हूँ। तो जब भी छाती दुखने का पेशेंट आते हैं या उरशूल, आयुर्वेद में ये शब्द को बोला है उरशूल, चेस्ट पेन को उरशूल बोला है। ऐसे कंडीशन लेके जब पेशेंट आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि पहले तो ये देखना चाहिए कि ये एक्यूट कंडीशन में है कि गंभीर कंडीशन में है। मतलब तुरंत ही छाती दुख रहा है या फिर वो पुराना छाती दुखने का उसको तकलीफ है। फिर हमें देखना चाहिए कि क्योंकि डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। फिर देखना चाहिए कि सामावस्था है कि निरामावस्था है। क्योंकि ये छाती दुखना सामावस्था में भी हो सकता है, निरामावस्था में। तो सामावस्था कैसे पहचानेंगे हम? तो पेशेंट को भूख लग रहा है कि नहीं? अग्नि कैसा है? उसको हुरलास हो रहा है क्या? उसको गैस का प्रॉब्लम है क्या? या पेशेंट को मतलब उसने रात को क्या खाया था? जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा दाल के बने हुए पदार्थ, पूरन-पूरी जो महाराष्ट्र में चलता है, ये बहुत ज़्यादा खा लिया तो नेक्स्ट डे और खाना उसके बाद भी कुछ खा लिया, तो अग्निमंद होने की वजह से, रसव स्रोतस की दृष्टि की वजह से और सामता की वजह से बहुत ज़्यादा छाती में दुखने लगता है, क्योंकि रसव स्रोतस का मूल स्थान हृदय है। तो बहुत हेवी खाना खा लिया, तो उसकी वजह से भी छाती दुखने लगता है। तो हमें ये जानना चाहिए, सामावस्था है कि निरामावस्था है? पेशेंट को भूख कैसी लग रही है, पेट साफ हो रहा है कि नहीं, ये हमें देखना चाहिए। उसी तरह से संबंधित व्याधियां क्या होती हैं? तो किसी किसी को हृदशूल ऐसे कंडीशन होता है, किसी किसी को अम्ल पित्त, हाइपर एसिडिटी की वजह से भी छाती दुखता है, तो वहां पे बर्निंग सेंसेशन होगा, हुरलास होगा। उसी तरह से किसी को हार्ट डिजीज है, पहले से वो हार्ट डिजीज है, हिस्ट्री है, वो हो सकता है। तो ये एक्यूट भी हो सकता है या क्रॉनिक भी हो सकता है। उसी तरह से अजीर्ण हो सकता है, इनडाइजेशन की वजह से भी हो सकता है, या क्षय रोग, जहाँ पे धातुओं का क्षय हो गया है उसकी वजह से छाती दुख रहा है, ये हमें देखना चाहिए। दोष देखें तो त्रिदोष देखना चाहिए, वात पित्त कफ। धातु देखें तो रस धातु, रक्त धातु और अस्थि धातु, इसको देखना चाहिए। अस्थि धातु इसलिए मैंने कहा क्योंकि जहां पर क्षय रोग की संप्राप्ति है, वेट लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, टीबी और एड्स जैसे कंडीशन है जहां पे क्षयात्मक संप्राप्ति है, वहां पर छाती दुखना ये हो सकता है। या फिर ठंडी लग गई, बाहर गए बिना जैकेट के, स्वेटर के गए और बाहर से आए तो छाती दुखने लगा, ये कंडीशन हो सकती है। और इसमें स्त्रोतस देखेंगे तो प्राणवायु स्त्रोतस, कभी कभी लंग्स में ब्रोंकाइटिस हो गया या फिर लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से छाती दुख रहा है, ये हमें देखना चाहिए। अन्नवा स्त्रोतस दुष्ट हो सकता है, रसवा स्त्रोतस दुष्ट हो सकता है, रक्तवा स्त्रोतस दुष्ट हो सकता है, पुरीशवा स्त्रोतस बहुत ज्यादा सब जगह हमारे ग्रंथों में बताया है कि उदावर्त होता है, जहां पर मल वेग को रोका जाता है या मूत्र वेग को रोका जाता है। बहुत जोर से पॉटी आई है और रोक के रखा गया है, तो वह वायु जो है जो नीचे से निकलना चाहिए वो प्रतिलोमित होके हार्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है।
तो उदावर्त हो सकता है, आधमान, आटोप, ये सारे कंडीशन हो सकते हैं। उसी तरह इसका एनाटॉमी देखें तो छाती में दुखता है। अब छाती में किस तरह से दुख रहा है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में बर्निंग वाला पेन हो रहा है तो वहां पे अम्ल पित्त जैसा है, या फिर वहां पे बर्निंग हो रहा है और पेशेंट को सांस फूल रही है, पसीना आ रहा है, तो वहां पे हो सकता है कि अटैक आ गया है, रक्तवाहिनी फट गई है वहां पे, ऐसा हो सकता है। तो हमें अलग अलग कंडीशन में डायग्नोसिस करते हुए आना चाहिए। उसी तरह से इसमें आमाशय और हृदय, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट देखना चाहिए कि आमाशय की गति कैसी है, मतलब भूख लग रही है कि नहीं, और हृदय हृदय कैसा है। उसी तरह से चिकित्सा का दिशा क्या रहता है इसमें, अगर चेस्ट पेन बहुत ज्यादा सिवियर हो रहा है तो हमें ये देखना चाहिए कि मतलब हमें मालूम होना चाहिए कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन का जो पेन है वह कैसा है और एंजाइना पेक्टोरिस का कैसा है। अभी सर बताएंगे, आदित्य सर, कि एंजाइना पेक्टोरिस में जब दर्द होता है तो पेन कहाँ कहाँ रेडिएट होता है, पसीना आता है बहुत ज्यादा, घबराहट बहुत ज्यादा होती है, चेस्ट पेन होता है, सब सर बताएंगे। ठीक है, हाँ, अभी हम आयुर्वेद के हिसाब से देखते हैं। तो जो ग्रंथों में बताया, तो इसमें हमें बल्ले दवाइयां देनी पड़ती है। अगर वो हार्ट का छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये को हटा दे, तो बल्य दवाइयां देनी है, वायु का अनुलोमन करने वाली दवाइयां देनी है। जैसे कि जो पुरुष वेग या अपान वायु को रोकने या मूत्र वेग को रोकने से हो रहा है, तो वहां पे वायु का अनुलोमन हो। वायु का अनुलोमन करने के लिए आप बढ़ती रख सकते हैं वहां पे, या बस्ती दे सकते हैं, काढ़े का बस्ती, दशमूल काढ़े का बस्ती दे सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे त्रिवित या एरंड तेल दे सकते हैं। उसी तरह से अस्थि पोषक वटी देते हैं जहाँ पे क्षयात्मक संप्राप्ति रहती है, या अम्लता नाशक, बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी की वजह से हो रहा है तो पेशेंट को तुरंत रिलीफ देना है, तो आप कामदुधा रस, स्वर्ण सुरशेखर रस, सुरशेखर रस, लघु सुरशेखर रस, या फिर आप शंख भस्म, प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत, ऐसे द्रव्य दें। तो प्रवाल जो है वो क्षारीय है, प्रवाल के जितने भी सुधाकल्प है वो क्षारीय है, तो अम्लता बहुत ज्यादा बड़ी है, तो वहां पे अम्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कलाइन क्षारीय द्रव्य, मतलब हमें प्रवाल पंचामृत, शंख भस्म, मुक्ता शुक्ति भस्म, ऐसे सब देंगे तो तुरंत ही वो अम्लता को नष्ट करके छाती का दुखना कम कर देता है। इसी तरह से पित्त शामक द्रव्य देते हैं, दीपन करने वाले द्रव्य और संधान कर, अगर रिप्स में चोट लग गई और छाती में दुख रहा है तो वहां पे संधान करने वाले द्रव्य का योजना करना चाहिए। अब ये छाती दुखना यह क्यों हो सकता है, तो हेतु अगर देखेंगे तो किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत किया, अति श्रम किया। अब ये मैं जो बता रहा हूँ हार्ट रिलेटेड नहीं है, पूरे छाती रिलेटेड है। तो अति श्रम करने की वजह से बहुत ज्यादा ये छाती में दर्द हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा दौड़ के आए, भाग के आए, या बहुत ज्यादा नीचे से ऊपर बिल्डिंग में सीढ़ियों से चढ़ के आए, तो जो श्रम श्वास लगता है, मराठी में उसको धाप लगना बोलते हैं, धाप लगने, तो उसकी वजह से छाती में दुखने लगता है। नाड़ी का वेग बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ने की वजह से हो सकता है, श्रम करने की वजह से हो सकता है, सांस फूलने की वजह से छाती में दर्द होता है, या पांडुता, एनीमिया की कंडीशन है, खून की कमी है, उसकी वजह से छाती में दुख हो सकता है। मतलब ये इतिहास में मिलता है कि पेशेंट ने बहुत ज्यादा श्रम किया, बहुत ज्यादा उसका पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, उसको पांडुता है, एनीमिक है, ऐसे हिस्ट्री में हमें मिलता है। अगर ऐसा हिस्ट्री मिल रहा है और बहुत ज्यादा सीवियर पेन नहीं है लेकिन माइल्ड पेन है, तो उसमें श्रृंग भस्म और स्वर्ण माक्षिकादि वटी, ये 3-3 गोलियां सुबह शाम देने से और कुष्मांडव लेह देने के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अगर एक्यूट कंडीशन में बहुत सीवियर पेन है, वहां पे तो पेशेंट को तुरंत ही हमें जैसे आईसीयू का मैनेजमेंट होता है इमरजेंसी का, वहां पे हमें तो ईसीजी करा के देखना ही पड़ता है कि ईसीजी का जो पीक्यूआरएसटी है वह वहां पे क्या तकलीफ हो रही है, वो हमें तुरंत ही देखना पड़ता है। तो रूल आउट करना पड़ता है कि हार्ट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या। ठीक है, उसके बाद में खाना खाने के बाद अगर बहुत ज्यादा छाती में दर्द हो रहा है नॉर्मली, तो यहाँ पर राज कषाय या अर्जुनारिष्ट या अश्वगंधारिष्ट 4-4 चम्मच देने से फायदा हो जाता है। कभी कभी आमाशय में स्वेलिंग होती है, अम्ल पित्त बहुत ज्यादा होता है, अम्ल पित्त या उदरगत वात होता है, छाती में दुखना होता है, तो यहाँ पे प्रवाल पंचामृत 6-6 गोली सुबह शाम गोदूत भावित देने से, और अम्ल पित्तांतक वटी या लीला विलास रस या जो भी सुचेखर रस, कामदुधा रस, ऐसे जब द्रव्य देते हैं तो तुरंत ही फायदा हो जाता है। कभी कभी पेशेंट को एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता ही है, बिना किसी कॉज के उनका बॉडी में पित्तज ग्रहणी का तकलीफ रहता है, क्रॉनिक पित्तज ग्रहणी का तकलीफ रहता है, तो वहां पर लघु सुचेखर रस, भूखे पेट, एम्प्टी स्टमक, 3-3 गोली, 3 गोली सुबह देना है, और 3:30 से 5 के बीच में 3 गोली लघु सुचेखर रस चूस चूस के देना है। लघु सुचेखर रस में गैरिक भस्म है जो पूरा पित्त का उष्णता और तीक्ष्णता, द्रवता को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए लघु सुचेखर रस बहुत अच्छा है।
उसी तरह से मल प्रवृत्ति साफ नहीं हो रहा है और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है या पान वायु ऊपर जाने की वजह से छाती दुख रहा है, तो त्रिफला चूर्ण को 1 चम्मच गर्म पानी के साथ और थोड़ा सा घी डाल के रात को दे, तो इससे पेट साफ हो जाता है। त्रिफला चूर्ण नहीं दे तो त्रिवित लेहम दे दीजिए, नहीं तो गंधर्व हित की दे दीजिए, नहीं तो अभ्यादि मोदक दे दीजिए, कुछ भी अनुलोमन या त्रिवित का काढ़ा दे दीजिए, दंती मूल दे दीजिए, अच्छे से पेट साफ हो जाता है। अगर अजीर्ण के बाद वजह से पेट दर्द हो रहा है तो उदरगत वात समझ के हमें चिकित्सा करना है, तो उसमें प्रवाल पंचामृत 3-3 गोली सुबह शाम, पंचकोलासव, पिपल्यादि क्वाथ, ये 4-4 चम्मच देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि अजवाइन चूर्ण हमें देना पड़ता है, जो दीपन पाचन करता है। अजवाइन चूर्ण, एक चुटकी हिंग वाष्टक चूर्ण दे दिया, पाचक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, थोड़ा सा सोडा डाल के दे दिया गर्म पानी के साथ, या नींबू और नमक का पानी के साथ दे दिया, तो पेट दर्द तुरंत ही ठीक हो जाता है। हींग बहुत अच्छा काम करता है, हींग और अजवाइन, उससे छाती का दुखना जो है ना वो ठीक हो जाता है, पेट दर्द भी ठीक हो जाता है, क्योंकि उदरगत वात है वह ऊपर चढ़ गया तो छाती में दर्द होने लगता है। इसी तरह से क्षय है, क्षय रोग है, शोष रोग है, या थूक से रक्त आ रहा है, फिर उरशत है, चोट लग गया है, या फिर छाती में बहुत ज्यादा दुख रहा है, तो ऐसा सोचे कि ये गंभीर स्वरूप का है शतशीर्ण रोग, जो हमारे चरक चिकित्सा स्थान में बताए कि बहुत ज्यादा अगर किसी ने डांस कर लिया और छाती में दुखने लगा तो शतशीर्ण हो जाता है। वहां पे मतलब ऐसे कंडीशन अलग अलग बताई है, आप लोग शतशीर्ण का हेतु देखिएगा। फिर किसी ने बहुत ज्यादा पत्थर उठा लिया, किसी ने बैल के साथ बुल फाइटिंग में पार्टिसिपेट किया, किसी ने बलवान के साथ युद्ध कर लिया, किसी ने बहुत ज्यादा स्विमिंग कर लिया, बहुत ज्यादा मतलब अति साहस जन्य जो भी तकलीफ रहती है ना, उससे इंजरी हो जाती है इंटरनली, उससे छाती दुखने लगता है। तो ऐसे में अस्थि क्षय पे जो भी उपचार है, जैसे कि लाक्षादि गुगुल, लाक्षा और घी, इसका सेवन कराएं। फिर उसमें बहुत सारा ये सर्पी गुड़ वगैरह बताया है शतशीर्ण चिकित्सा में, आप देखिए। और श्रृंग भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, प्रवाल भस्म, ये देने से फायदा होता है। और छाती में दुखने लगा तो बल्लदय महानारायण तेल, जो कल परसों मैंने पढ़ाया था, उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ग्रंथों में बताया है, जो हार्ट रिलेटेड नहीं है डायरेक्ट, उसमें छाती अगर दुख रहा है तो लाक्षादि गुगुल का प्रयोग करना है, श्रृंग भस्म का प्रयोग करना है, अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग करना है, चंदनमला लाक्षादि तेल से अभ्यंग करना है, इससे फायदा होता है। इसी तरह से अगर छाती दुख रहा है, संचारी वेदना है या एक ही जगह वेदना हो रही है, तो उदरगत वात है क्या, गैसेज है क्या, अजीर्ण है क्या, इसका उपचार करना है। अगर हार्ट रिलेटेड है वहां पे, तो वहां पे इमरजेंसी मैनेजमेंट करना ही पड़ता है। जैसे एंजाइना पेक्टोरिस है, हार्ट अटैक के वजह से पेन हो रहा है, हार्ट अटैक के लिए अनुरिता मैम ने बताया था कि कुछ कुछ एंजाइम्स का टेस्ट होता है, ब्लड में से निकाल के चेक करते हैं। अगर वहां पे वो एंजाइम्स पाया जाता है, जैसे यूपीटी करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, उसी तरह से कुछ एंजाइम्स रहते हैं जो ब्लड सैंपल निकाल के उसमें डाला जाता है किट में, तो अगर वो एंजाइम सिक्रीशन हो रहा है तो मतलब हार्ट अटैक आया है, तो तुरंत ईसीजी करा के और फिर वैसा मैनेजमेंट किया जाता है कि अगर ब्लॉकेज है और उसके वजह से ये तकलीफ हो रही है तो तुरंत एंजियोप्लास्टी किया जाता है, या फिर एमआई है तो उसका मैनेजमेंट किया जाता है, माइकोडा इन्फेक्शन या एंजाइना पेक्टोरिस है या कॉर्पल्मोनल है, या कभी कभी सीओपीडी रहता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब खांसी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इतना ज्यादा कफ जमा हो जाता है और उसकी वजह से छाती दुखता है। तो सीओपीडी को ठीक करने के लिए जो ब्रोंकियल अस्थमा का इलाज होता है, उसके पैरेलल कुछ एस्थेलिन या साल्बुटेमोल का पंप दिया जाता है, ताकि ऑब्स्ट्रक्शन को तुरंत ही रिलीव किया जाए। तो जो डायग्नोसिस हमें पता चल रहा है उस हिसाब से हमें चिकित्सा करना है। इसी तरह से हमें ये देखना है कि गैसेज है क्या, गैसेज है तो गैस रिलीज करने के लिए हम क्या दवाई दें, तो उस तरह से करना है। अब पथ्य में लघु पथ्यकर आहार, सात्विक आहार देना है, कम तेल वाला, घी और चीनी कम दें। उसी तरह से खाने में क्या देना है, तो घी का सेवन कराएं, लेकिन अग्नि के हिसाब से दें। अग्नि अगर प्रदीप्त है तब घी का सेवन करेंगे तो छाती का दुखने में बहुत अच्छा फायदा होता है। अर्जुन घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से लघु पथ्यकर आहार देना है, सात्विक आहार देना है, लौकी देना है, परवल देना है, फिर टिंडा, फिर जो अलग अलग ये जो हल्का सब्जियां रहती हैं, मतलब जो इजीली डाइजेस्टेबल है, वो सब्जियां देना है। और छाती का दुखने का प्रॉब्लम है तो पेशेंट को ना तेल वाली चीजें मना कर दीजिए। बहुत सारे ये रहते हैं, अरिथमिया के पेशेंट रहते हैं या आर्टेरियल फिब्रिलेशन के पेशेंट रहते हैं, वहां पे एब्लेशन वगैरह करना पड़ता है। तो ऐसे में तेल, घी, मांसाहार, आलू, अंडा और फिर सूखे धान्य स्प्राउटेड जो रहते हैं,
वो धान्य नहीं देना है, मिठाइयाँ नहीं देनी है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं देना है, कृत्रिम पेय जो रहता है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, वो सब नहीं देना है, डालडा नहीं देना है, साबूदाना, गेहूं और बेकरी के पदार्थ जैसे ब्रेड, बिस्किट, इडली, डोसा, टोस्ट और केक, ये सब बिल्कुल भी नहीं देना है। मैदा के पदार्थ जैसे पिज्जा वगैरह, पिज्जा, बर्गर, ये या ब्रेड, फिर वड़ा पाव, ये सब बिल्कुल भी नहीं देना है। फिर इसमें अर्जुना रिस्ट लॉन्ग टर्म में दे सकते हैं, छाती दुखना ठीक हो जाता है, तभी हार्ड कोर मसल्स को ताकत देता है। अर्जुना रिस्ट, प्रवाल पंचामृत, हिंगवाष्टक चूर्ण, त्रिफला चूर्ण देना, ये रसायन के रूप में दे सकते हैं। इसी तरह से अगर बहुत छाती दुख रहा है तो वहां पे विश्रांति करना और थोड़ा हल्का घूमना, और थोड़ा सा मतलब जहाँ पे हिली एरिया है वहां पे थोड़ा शुद्ध हवा है, वहां पे थोड़ा घूम के आए तो वह अच्छा रहता है। लेकिन बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ के कोई मंदिर चढ़ रहा है, एक जैसे आप लोगों को मालूम होगा राजकोट के पास एक चोटीला देवी का मंदिर है, जो गुलशन कुमार ने बहुत उसको किया था। तो मैं एक बार राजकोट गया था, तो वहां पे एक डॉक्टर साहब थे, वो मेरे सीनियर थे, तो वो चढ़ने लगे तो उनको छाती में दुखने लगा। तो हमने कहा कि आप मत चढ़िए, क्योंकि अचानक इतना सीढ़ियां चढ़ेंगे तो तकलीफ होती है। तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ना, ये वर्ज करना है। इसी तरह से मानसिक और शारीरिक विश्रांति के लिए डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल में दिखाएं, वो अच्छा रहता है। थोड़ा मेंटली पेशेंट रिलैक्स हो जाता है कि छाती में दुख रहा है। उसी तरह से कारण देखना है, और आयुर्वेद के बहुत सारे लेप हैं, उसका लेप लगा सकते हैं। मात्रा बस्ती, निरूह बस्ती, कभी कभी हमें वमन कराना पड़ता है, अगर ब्रोंकियल अस्थमा है या कफ बहुत ज्यादा जमा हो गया है, निमोनिया है, निमोनाइटिस है, तो वहां पे वमन कराना, सद्य वमन कराना बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से कोई भी तेल, जैसे सरसों का तेल है, महानारायण तेल है, महाविष्णु तेल, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और छाती पे मसाज कर दिया और स्वेदन दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अर्जुना रिष्ट, पिपल्यादि कवात, गंधर्व की, त्रिफला चूर्ण, प्रवाल पंचामृत, श्रृंग भस्म, ये देने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से छाती में अगर दुखने लगा तो कभी भी उसकी उपेक्षा नहीं करना है, वो भले माइल्ड हो, थोड़ा हो, लेकिन उसकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं करना है। कारण निकालना है कि अजीर्ण है क्या। बहुत बार क्या होता है कि खाना पीना पचता नहीं है, बहुत हैवी खाना खा लिया जाता है, या बासी खाना खा लिया जाता है, या विरुद्ध आसन किया जाता है, और या नींद पूरी नहीं होती है, अजीर्ण हो गया है किसी भी हेतु से, या दिवा स्वैप कर दिया है, या फिर मेंटली रिलैक्स नहीं है और छाती दुख रहा है, तो उसकी उपेक्षा न करके लंघन कराना, जहां जरूरी है लंघन कराएं, दीपन पाचन औषधियां दें, वायु का अनुलोमन कराएं। जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है कि बहुत ज्यादा सीवियर हार्ट के एरिया में पेन हो रहे हैं, वहां पे ईसीजी करके, इकोकार्डियोग्राफ करा के हमें चेक कर लेना चाहिए। इसी तरह से जो छोटे हाइट वाले पेशेंट रहते हैं, या जो जिनका पेट निकला हुआ रहता है, तोंद निकले हुए रहते हैं, उनको छाती में एक जगह, पर्टिकुलर जगह पे दुख रहा है, तो उनको तो हमेशा हार्ट अटैक आने का डर रहता है। तो इसीलिए हर समय हमें चेकअप करा के, इन्वेस्टिगेशन करा के देख लेना चाहिए। अभी आप लोग बताइए, आप लोग का क्या ये टॉपिक पे कहना है। डॉक्टर आदित्य सर, सबसे पहले मैं आपको बुलाना चाहूंगा, आप क्या बोलेंगे सर, अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो। सर चेस्ट पेन हो रहा है तो इसके मुख्य कारण या तो एसिडिटी हो सकती है, जैसे पेट से जो परेशानी, अम्ल की परेशानी है, या फिर हृदय की परेशानी हो सकती है, या फिर लंग्स की परेशानी हो सकती है, या फिर जो चेस्ट वॉल में जो बोन्स रहती हैं उसकी परेशानी हो सकती है। कभी कभार लिवर के ऊपर वाले हिस्से में जो एब्सिस रहती है, या स्प्लीन के ऊपर वाले हिस्से में जो एब्सिस रहती है, यकृत प्लीहा है, तो वो भी चेस्ट पेन के रूप में प्रतीत हो सकती है। तो जो हार्ट का जो पेन होता है वो यूजुअली पिन पॉइंट नहीं होता है, उसमें मतलब एक जैसे किसी ने वजन रख दिया है, या फिर फिस्ट जैसा पेन जो आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते, या फिर सबसे कॉमनली जिसे क्लासिकली बोलते रेडिएट करता है, कि बाहें तरफ से हाथ हाथ की तरफ रेडिएट करता है, अंदर की तरफ से, कभी बाहर की तरफ से। और कभी कभार स्कैपुला, मतलब जो पीछे छाती की जो पीछे वाली हड्डी है वहां पे भी रेडिएट कर सकता है। आमतौर पे बाएं तरफ पे करता है। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज है या लंबे समय से, और इसके साथ पेन के साथ पसीना भी आता, और कई बार पेशेंट बोलता है कि सफोकेशन लग रहा है, घुटन सी लग रही है, ऐसा बोलता है। तो लेकिन अगर डायबिटीज है पेशेंट को, न्यूरोपैथी है, न्यूरोपैथी मतलब जिसमें वो दर्द की वो पता नहीं चलती है, तो ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी मतलब अंदर की चीजों का पता नहीं चलता है, तो उनको कई बार बिना दर्द के भी हार्ट अटैक पड़ सकता है। कोई छाती में दर्द नहीं होगा,
तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। अगर हृदय का दर्द है तो आमतौर पे खाने के बाद या सुबह के वक्त वो बढ़ सकता है। तो जैसे इश्कीमिया बोलते हैं कि मतलब हृदय में कभी कभार दर्द उठता है जब वो उसकी वेसल में कुछ आम जमा हो, और जब हमने इतना स्ट्रेन लिया कि वो आम जमा होने के कारण जो खून जितना पहुंच रहा है हृदय की मसल्स में वो सफिशिएंट नहीं है हृदय के वर्क को आ, मतलब कोप अप करने के लिए। तो आमतौर पे जब हमें कभी भी चेस्ट पेन के साथ कोई पेशेंट आता है और उसकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही होती है तो ईसीजी तो लेना ही चाहिए उसका। तो ईसीजी से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट का मतलब वो जो बात जिसे बोलते हैं वायु या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है। और उसके साथ कभी कभार क्या होता है ईसीजी नॉर्मल भी हो सकता है तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो उसको बोलते हैं नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई। तो उसके साथ अगर ऐसा ज्यादा सस्पेक्ट लग रहा है ईसीजी हमने निकाला, उसकी हार्ट का रेट देखा क्या 100 के ऊपर है, और अगर कोई चेंजेस नहीं है उसमें जैसे एस टी सेगमेंट एली एस और टी का जो सेगमेंट होता है बीच का वो ऊपर की तरफ चले जाता है, या फिर अलग अलग हार्ट के अलग अलग हिस्से में कहाँ पे अटैक हुआ है उसके हिसाब से चेंजेस आते हैं। सबसे कॉमन जो है वो क्यू आर एस में जो एस एस वेव है वो थोड़ी डिप्रेशन हो सकता है, क्यू डिप्रेशन हो सकता है, कभी कभार टी वेव इन्वर्जन हो सकता है। तो ये सारी चीजें इसको हम एंजाइम्स भी फिर करते हैं कि जैसे क्रिएटिन काइनेस मसल ब्रेन सी के एम भी बोलते हैं, और ट्रोपोनिन आई या ट्रोपोनिन टी। तो ये एंजाइम बेसिकली ये जो होते हैं वो हृदय के मांसपेशी के अंदर ये एंजाइम रहते हैं। जब हृदय घात होता है तो ये ब्लड में लीक कर जाते हैं, मतलब हृदय की इंटीग्रिटी पे जब जोर पड़ता है खून की कमी के कारण तो ये ब्लड में लीक कर जाते हैं और इनके लेवल्स ब्लड में बड़े पाए जाते हैं। तो और दूसरा अगर किसी को हृदय घात हुआ तो फिर वही खून को पतली करने की दवाइयां सब देते हैं। और उसके बाद एक ईको भी कभी कभार कराते हैं देखने के लिए कि कितना डैमेज हुआ है, कि कितना वो सारी वॉल्स ढंग ढंग से कॉन्ट्रैक्ट डायल मतलब सिकुड़ रही है, रिलैक्स हो रही है, और ढंग से ब्लड निकल रहा है। कोई ऐसा तो नहीं कहीं वाल्व माल जो बड़ी बड़ी धमनियां हैं उनकी जो वाल्व है उसमें कोई डैमेज था उसके कारण कोई हार्ट अटैक पड़ा है या बार बार फड़क रहा है, ये सब देख के। तो ये तीनों चीजें कोरिलेट करके फिर वो दवाइयाँ और ऑप्टिमाइज करते हैं। अगर कई बार जो छाती का पेन जो हार्ट रिलेटेड पेन होता है ऐसा भी लगता है किसी ने वजन रख दिया हो, जैसे छाती पे वजन रख दिया हो, किसी किसी को लगता है कि सफोकेशन हो रहा है, मतलब ऐसे दूसरे लोग हवा ले रहे हैं लेकिन उनको ऐसे घुटन सी होने लगती है क्योंकि हार्ट जब धड़कता कमजोरी से धड़कता है तो हमारे टिश्यू में वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तो भले ही बाहर हवा अच्छी हो लेकिन अंदर सफोकेशन सा लगता है। फिर कई बार ऐसा होता है जो लोग मतलब गैस की परेशानी के साथ कंप्लेन करते हैं। गैस की ऐसी परेशानी जो लंबे समय से मतलब एकदम से अभी चालू हुई है, नई न्यू ऑनसेट है और 2-3 दिन से उसको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। मतलब आपने सारे जैसे रेंटेक या पेंटोप्रेजोल दिया या जो भी सूद शेकर दिया है, मतलब मेरे को वेस्टर्न का मालूम है कि रेंटेक पेंटोप्रेजोल दिया और उससे आराम नहीं मिल रहा है, 2 दिन हो गए, तो वो हृदय की भी भले ही पेशेंट को कोई ज्यादा सिम्टम नहीं तो वो हृदय की भी परेशानी हो सकती है। और दूसरा जो कारण होता है कि जब जो हृदय का जो दर्द होता है वो सांस लेने और छोड़ने से बढ़ता कम नहीं होता है, कि मतलब जो चेस्ट वॉल का एक्सपेंशन और रिलैक्स मतलब कॉन्ट्रेक्शन होता है उसके साथ दर्द का बदलता नहीं है। लेकिन अगर वो छाती का या फेफड़ों का दर्द है तो वो सांस लेने से बढ़ सकता है या मतलब सांस के चेंज करने से उसमें चेंजेस आ सकते हैं, या छाती के बॉल का या फेफड़े का कभी कभार। और फिर इसलिए मतलब जो जो छाती की वॉल्स को प्लूरा मतलब लंग्स की छल्ली को प्लूरा बोलते हैं, अगर उस पे कोई डैमेज है तो वो सांस लेने में फिर दिक्कत आती है, क्योंकि वहां पे सारी संवेदनशील नसें नर्व्स रहती है, पेन का जो सेंसेशन ले जाती है। तो अगर प्लूरा में कोई डैमेज है तो आदमी सांस बहुत ही धीरे धीरे लेता है, कि जैसे ज्यादा लेता है तो दर्द होता है। ये किसी किसी इन्फेक्शन में पाया जा सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी एक कॉमन कारण है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और ये सर कॉमन कारण है जो छाती के दर्द के हैं। और फिर उससे जैसे आला रख के हम देखते हैं तो जैसे आला अगर हार्ट की जो वाल्व्स होती है वो हार्ट के मतलब 4 एरिया बताते हैं, एओर्टिक पल्मोनरी ट्राइकस्पिड मिट्रल, मतलब जो इंटरकॉस्टल स्पेस
सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस दाएं तरफ पे जैसे एओर्टिक एरिया रहता है, बाएं तरफ पे पल्मोनरी, तो जैसे पल्मोनरी की धमनी या कोई छेद है या कई बार एट्रियल डिफेक्ट होने के कारण, हाँ, जैसे एक एट्रिया से दूसरे एट्रिया में ब्लड चला जाता है तो राइट एट्रिया बढ़ जाता है, तो मिट्रल वाल्व रहती है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, तो इन सब के जो अलग अलग मरमर अलग अलग स्पॉट्स पे सुनाई देते हैं। और सर इसको पल्स के साथ कोरिलेट करते हैं। सेंट्रल पल्स मतलब हृदय पे किस तरीके से अलग अलग आले लगाने से मिल रहा है, और पेरिफेरल पल्स कैसी है, और ब्लड प्रेशर कैसा है। तो ये तो हृदय का और ब्लड वेसल रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो पता चलता है। और लंग्स का सर आमतौर पे जैसे आला लगाते हैं, तो अगर कोई ग्रॉस पैथोलॉजी है, बड़ी पैथोलॉजी है जिससे लंग्स में कुछ चेंजेस आ गए, तो अलग अलग तरह के नॉर्मल साउंड सुनाई नहीं आएंगे, अलग अलग तरह के साउंड सुनाई आएंगे। जैसे किसी को क्रैकल बोलते हैं, जैसे क्रैकल यानी जैसे जो जो पन्नी को जब हम मरोड़ते हैं ना, जैसे जैसे डेयरी मिल्क की पन्नी को मरोड़ते हैं, कोई भी चॉकलेट की पन्नी को, जो जो क्र सी आवाज आती है किड़किड़ के, उसको क्रैकल यानी कोई भी abnormal साउंड आएंगे। या फिर हो सकता है अगर पानी भरा हो लंग्स में तो फिर साउंड कम हो जाता है। अ, और गैस की जो प्रॉब्लम में रहती है वो, स्टमक की जो प्रॉब्लम में रहती है वो, उसमें एंजाइम्स नॉर्मल रहते हैं, और मतलब खाने से उसका रिलेशन रहता है कि जब खाली पेट है तो बढ़ जाती है कई बार जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, और फिर माउथ से कई बार माउथ बेड ब्रेथ आ रही होती है, और टंग हाइजीन और वो सब भी थोड़ा अलग रहता है, और हिस्ट्री भी रहती है फिर कि कैसा आहार खाते हैं वो सब। सर ये कॉमन कारण है। बहुत अच्छा बताया। अनुरिता मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी चेस्ट पेन रिलेटेड, आपका एक्सपीरियंस, आपका पढ़ाई, कुछ बताइए अनुरिता मैम। सर गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी आदित्य सर ने काफी कुछ अच्छा क्लियर किया कर दिया, लेकिन व्हेनेवर यू हैव चेस्ट पेन करके अगर पेशेंट आपके पास में आता है तो आपके डायग्नोसिस में सबसे पहले क्लियरली, जैसे सर ने बताया वैसे, नॉन कार्डियक हार्ट रिलेटेड कॉजेस ऑफ चेस्ट पेन एंड नॉन हार्ट रिलेटेड कॉजेस ऑफ चेस्ट पेन, इसको क्लियर आउट करना बहुत जरूरी है एट जीपी लेवल, क्योंकि इट मे बी angina, इट मे बी हार्ट अटैक, इट मे बी इन्फ्लेमेशन इनटू एनी पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, इट मे बी बिकॉज ऑफ रिगर्ज है या माइट्रल रिगर्जेस है उस इसमें भी। बट जो कॉमन कॉजेस है जैसे सीएडी रहता है, कोरोनरी पेरिकार्डाइटिस है, ये सारी बड़ी चीजें हमें कुछ भी मालूम ना हो तो भी यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन चेस्ट पेन कॉज बिकॉज ऑफ हार्ट डिसीजेस। बाकी जो कॉमन चेस्ट पेन अदर देन दैट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, वायरल इन्फेक्शन, या ये तो सर ने काफी कुछ कवर कर दिया है। लेकिन इनटू आयुर्वेदा जब आप चेस्ट पेन का ये करते हैं तो मैंने मतलब जैसे सिंपल कफ है या जीआरडी, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्सेस रहते हैं, उसमें भी चेस्ट पेन रहता है, मसल स्पाज्म रहता है, या एक्लेशिया या एसोफेजियल हाइपरसेंसिटिविटी रहती है, काफी बार इन्फ्लेमेशन एसोफेगस रहता है, कैंसर के भी काफी केसेस में कैंसर में चेस्ट पेन वगैरह दिखता है। लेकिन पर्टिकुलरली आपने ये देखना होता है विच चेस्ट पेन इज सीरियस, जो सडन है, क्रशिंग चेस्ट पेन है, रेडिएटिंग है, थोड़ा सा लेफ्ट साइडेड है, मेनी अ टाइम इट इज नॉट लेफ्ट साइडेड। जो डायबिटिक कार्डियक अटैक मैंने देखा है तो उसमें कभी भी चेस्ट पेन या जॉ पेन नहीं रहता है। तो कॉमनली हमेशा हमें आइडियल साइंस नहीं दिखेंगे कि लेफ्ट आर्म या लेफ्ट जॉ या द पेन इज रेडिएटिंग, लेकिन आपने क्रूशियली ये सब कुछ डिफरेंशिएट करके फिर उसके बाद में ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। मेनी अ टाइम फाइब्रोमाइल्जिया वाले भी केसेस में चेस्ट पेन दिखता है जो लंग्स से रिलेटेड पैथोलॉजीज रहती है। आई ऑलवेज सी अपॉन कि उदान वायु और प्राण पे आप अगर काम करते हैं तो बहुत इजीली चेस्ट पेन कम होता है, खास करके बिकॉज मेनी अ टाइम गॉल ब्लैडर और डाइजेस्टिव रिलेटेड है तो आपको अपान और उदान पे काम करना पड़ता है। अगर कार्डियक रिलेटेड अगर आपका ये है तो मेनी अ टाइम इवन आई हैव सीन एंजाइनल दिस थिंग्स, तो उसके सबसाइडल में हम सबलिंगुअल पाथवे यूज करते हैं, बट आपको प्राण और उदान ये दोनों की दृष्टि दूर करना प्रधानता से दिखता है। बस ये ध्यान में रखिएगा कि आप तो बहुत अच्छे से सर कवर करते, तो मेरा थोड़ा मिस आउट हो गया बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। लेकिन कार्डियक पेन, कार्डियक एंड नॉन कार्डियक चेस्ट पेन, इसमें डिफरेंशिएट करना जरूरी है। थोड़ा भी अगर आपको डाउट है, कार्डियक ट्रोपोनिन लेवल्स करा लीजिए, क्योंकि साइलेंट एमआईज जो रहते हैं वो होके जाते हैं, लेकिन फिर भी ट्रोपोनिन लेवल्स अगर आप करा लेते हैं तो आपको कार्डियक रीजन की वजह से चेस्ट पेन क्लियर हो जाता है। और बाकी फिर कफ, कोल्ड एंड डाइजेस्टिव वजह से हम बहुत अच्छे से
जो हमारा उपशम अनुपशम की तरीके से जो ट्रीटमेंट करते हैं उससे तो सबसाइड होना ही चाहिए, लेकिन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, टॉर्सिया है, या रेडिएटिंग पेन है, या चेंज इन हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर में चेंजिंग है, और उससे अलाइड अगर चेस्ट पेन है और वो परसिस्टिंग है, सीवियर है, तो नेवर निग्लेक्टेड। बेस्ट वे है अपना कुछ देखिए उसको, जो भी है प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए या प्रॉपर इसके लिए रेफर कर देना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है सर। बहुत अच्छा बताया आपने। और मैम, कोई कुछ बताना सर। चाहता है? यस। बहुत सारी यंग डेथ्स होती है इसी वजह से, क्योंकि हो जाता है एसिडिटी और मतलब साइलेंट हो जाता है उनको। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने आरती मैम, बहुत अच्छा बताया। और डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप सुन पा रही हैं? आप क्या मर्म बताएंगे? अगर छाती में दुख रहा है तो क्या करना चाहिए? हाँ जी सर, प्राणायाम। गुड इवनिंग सर। जी इसमें मर्म के केस में तल हृदय मर्म ही मेन स्टिमुलेट करते हैं। जी। एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए मैम। तो इसमें मेनली तल हृदय मर्म को स्टिमुलेट करते हैं एक्चुअली। ठीक है। और उसके अलावा हस्तबद्ध मुद्रा होती है वो करते हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पर अपलाप और उपस्तंभ मर्म है उनको भी स्टिमुलेट करते हैं। तो हस्तबद्ध वक्ष मुद्रा जो है ये समझ लीजिए उसकी तरह आयुर्वेदिक सीपीआर की तरह काम करता है। तो अगर डेली इसको करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत सिंपल सा होता है सर। जी, बहुत अच्छा बताया मैम आपने। कंचन मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? जी सर, प्रणाम सर। ऐसे हाँ पेशेंट आते हैं सर, और मुझे अभी 2 पेशेंट याद आ रहे हैं। हाँ हाँ, अ, बोलिए। यहाँ पे मतलब कि मुझे एक वो पेशेंट पूरी इन्वेस्टिगेशन करा के आया था सर। मतलब कुछ भी नहीं था उसे, पर काफी महीनों से उसे चेस्ट पेन हो रहा था लेफ्ट साइड की तरफ। तो उसे लग रहा था कि ये हार्ट रिलेटेड तो नहीं है। बस सब टेस्ट करा दिए, मतलब ईसीजी से लेके 2D इको वगैरह भी हो गया था सब। फिर मेरे पास जैसे आया था तो मैंने उसकी पूरी जब हेतु वगैरह सेवन सब देखा, तो सर वहां पे उसको ना अम्ल पित्त का ही मुझे दिख रहा था। और वो अम्ल पित्त की वजह से ही हृदय शूल हो रहा था। तो मैंने सर वहां पे अम्ल पित्त का ट्रीटमेंट किया, तो उसका हृदय शूल काफी हद तक कम हो गया। और एक बच्ची याद आ रही है, मैं मुझे जो जिम्नास्टिक करती थी, तो उसको मतलब वो 18 साल की थी, तो उसके पापा लेके आए थे कि इसे महीने से कुछ छाती में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने उनको, एलोपैथी डॉक्टर ने बोल दिया था कि ईसीजी 2D को वगैरह सब करा ले करके। पर वो चाह रहे थे कि मतलब कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराए। तो वहां पे मैंने देखा था कि वो जैसे एनी टाइम जिम्नास्टिक कर रही है। मतलब उसको प्रैक्टिस के लिए बोला गया था, तो वो जिम्नास्टिक कर रही है, तो उसमें उसको उदरशूल भी होता था और हृदयशूल भी होता था। तो वहां पे मैंने उसको जिम्नास्टिक के लिए स्पेसिफिक टाइम बताए और बाकी सब ट्रीटमेंट किया, तो वो काफी हद तक वो नॉर्मल हो गई। एक तीसरा पेशेंट भी याद आ रहा है मुझे कि एक बच्चा था, करीब करीब 12th में होगा वो। तो उसका स्टडी काफी था उन दिनों में। मतलब शायद एग्जाम भी बहुत पास थी, तो वो मेरे पास आया था। कुछ इंटरनेट पे उसने ढूंढा था कि अर्जुन अरिस्टल लिया तो हृदय शुल्क कम होता है करके। तो वो मुझे पूछने आया था खाली कि मैम ये मैं लूं क्या। तो मैंने ऐसे ही पूछा था उसे कि क्यों लेना चाहते हो। तो मुझे फिर पूरी हिस्ट्री दी उसने। तो उसको कुछ 2-3 महीने से छाती में दुख रहा है ऐसे करके कंप्लेंट लेके आया था। तो वो बोला कि मैम मुझे ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मैंने ये इंटरनेट पे पढ़ा, मैं ले लूं क्या। तो मैंने पूरा हेतु जब निकाला, तो वो पढ़ना नहीं चाह रहा था इतना। सब मम्मी पापा उसको प्रेशराइज कर रहे थे, कुछ इंजीनियरिंग के लिए स्टडी कर रहा था वो। तो मैंने बोला कि जितना हो रहा है उतना ही करो, ज्यादा एक्सेस स्ट्रेस लेके मत पढ़ना। तो फिर सर उसको ना उसने वैसे ही किया। उसके मार्क्स बहुत कम आए, जो कि घर वाले नहीं चाह रहे थे। और उसको मैंने जस्ट मेध्य दवाइयाँ दी थी थोड़ा माइंड रिलैक्सेशन के लिए। तो वो काफी हद तक उसका पेन भी खत्म हो गया था और उसका रिजल्ट भी आ गया था। एटलीस्ट वो पास हो गया था। मतलब बस मार्क्स अच्छे नहीं आए थे उसके, पर वो उसका शायद स्ट्रेस ले रहा था, इसलिए उसको हृदय शूल हो रहा था। मतलब ये आपने बहुत ही अच्छा बताया कि मतलब हर एक हृदय शूल का कारण हमें ढूंढना है कि वो किस वजह से है। उसको ढूंढेंगे तो हमें ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी मिल जाती है। और आदित्य सर ने और अनुरिता मैम ने भी बहुत अच्छा बताया। आदित्य सर ने तो एकदम मॉडर्न को एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया हम लोगों को, कि बहुत ही अच्छे से समझा दिया।
जी सर, थैंक यू। और कंचन मैम, आपने फॉर्म भर दिया? जी सर, मैंने कल ही भर दिया, दोनों भी भर दिए सर मैंने। रश्मि मैम ने भरा क्या फॉर्म? हाँ जी डॉक्टर सर, रश्मि मैंने मैम। उनको मैसेज डाला था। उन्होंने रजिस्ट्रेशन और फीस भर दी। फॉर्म अभी अपडेट कर, मतलब उनको पूरा भरना बाकी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे उनको, फिटनेस वगैरह तो बाकी था, तो वो एक साथ ही अपलोड करना था, तो वो रह गया था, तो आज करेंगे शायद। रश्मि मैम, हाँ जी सर। सर मैडम बता रहे वो वही बराबर है मैम से ही मुझे हेल्प मिला और सर। मोनिका मैम और मुनीश शर्मा मैम को भी पूछे ना, उनका क्या है स्टेटस? अच्छा सर, पूछ के देखते हैं सर। ये महाराष्ट्र स्टेट का था सर, मैडम की वजह से ही मैं भी भर पाई सर, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था, तो सर मैडम का मुझे बहुत तो थैंक्स पता है। ही नहीं था एक्चुअली, हाँ, कि ये महाराष्ट्र स्टेट का और ये ऑल इंडिया का अलग अलग होता है करके। तो जी ये 5 तारीख से जो चालू हुआ वो ऑल इंडिया के लिए था, महाराष्ट्र का तो 29 से स्टार्ट हो गया था सर। पर हम लोगों को टचवुड वो लास्ट डे पे पता चला, और हमारे पास काफी कम समय था, फिर भी हमने कर दिया वो। मैं तो हो सर जाएगा मैडम की ना, वजह से ही बाल बाल बच गई, वरना मैं हो तो जाएगा कल ना, इतना भी एडमिशन में छूटना चाहिए। एमडी का एग्जाम दिया आप लोगों ने, हो सर जाना सर चाहिए। सर फॉर्म तो अभी आपके भर दिया सर, तो वो हो जाएगा अभी। हाँ हाँ सर, मैं आज भरूंगी सर। मेरे फिटनेस हाँ सर्टिफिकेट वगैरह नहीं था सर मेरे हाँ, पास आप अभी। मोनिका मैम और मुनीश शर्मा मैम को पूछिए ना, उनका हो गया क्या? मोनिका अच्छा मैम से। सर। जी सर, जी। अच्छा हाँ, थैंक यू। डॉक्टर थैंक रवि सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर। जी सर, प्रणाम। हाँ, प्रणाम सर, बताइए सर। सभी को प्रणाम। जो है बोलिए स्नो बोलिए। कहते हैं, हाँ सर। तब भी सर चेस्ट में पेन मिलता है, मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं सर। जो है जी, जी जी, मैंने कहा थोड़ा एलाबरेट करिए ना, अच्छे से समझाइए ना, सब लोग सुनेंगे। नहीं सर, जैसे स्नोफील वगैरह किसी किसी पेशेंट बढ़े रहते हैं, मैंने देखा चेस्ट पेन का हाँ, रीजन एक वो होता है, तो मैंने कहा शायद सर ये छूट गया कहीं से, तो मैंने कहा जी कर। इन्फेक्शन वाला पैथोलॉजी। जी, जी सर। ठीक है। और एक सवाल। अर्चना मैम कुछ हाँ बोलिए हाँ सर। सर, हमें चेस्ट पेन में पहले तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आना चाहिए सर। एमआई में जो पेन होता है उसमें हेवीनेस ज्यादा होता है, और चेस्ट बाद में वो जॉ की तरफ, और बाद में लेफ्ट हैंड आर्म, और इसमें हेवीनेस ज्यादा होता है पेन से भी ज्यादा, और स्वेटिंग ज्यादा होता है सर। और प्लूरल फ्यूजन में जो पेन होता है तो उसमें चेस्ट पेन प्लस सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उसमें। और कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, इपिगैस्ट्रिक पेन, मस्कुलर पेन, इसमें भी हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस आना चाहिए सर। इपिगैस्ट्रिक पेन में तो एसिडिटी बहुत ज्यादा होता है और कॉन्स्टिपेशन की वगैरह हिस्ट्री होती है, तो इसमें सिर्फ बस्ती भी दिया तो अच्छे से पेन रिलीफ हो जाता है, तुरंत ही रिजल्ट मिल जाता है। मस्कुलर पेन जो होता है तो पेशेंट ऐसे मतलब पूरा फिंगर से बताता है कि तब मतलब उसके जो बताने से ही हमें पता चल जाता है कि मसल पेन है। उसमें भी स्प्रेन होता है, स्पाजम होता है, उसमें भी सिर्फ मसाज किया नहा रहे हैं तेल से वगैरह, और स्पाजम होता है, और स्टीम दिया नाड़ी से, तो भी रिजल्ट मिल जाता है सर। और कॉस्टोकॉन्ड्राइटिक पेन भी होता है, जहाँ पे रिब्स पे कोई आघात हुआ होता है, या कोई हेवी उसने उठाया होता है, जो ओजे वगैरह उठाते हैं ना वो काम करने वाले लोग, तो उनमें कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस पेन होता है सर। और प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है उसमें भी मतलब लेडीज को, फीमेल को ये पेन होता है सर, चेस्ट पेन बहुत ज्यादा होता है उनमें भी। ओबेसिटी में भी कोई कोई पेशेंट को चेस्ट पेन होता है सर। जी, बहुत अच्छा सर बताया। सर हाँ, कोई कुछ चीजें और मैं मिस कर गया था कि जैसे अगर कोई 20 साल का व्यक्ति या 20 साल से कम का व्यक्ति या 30 साल से कम का व्यक्ति आता है और उसको थकान लगती है, और लेकिन उसका बिल्ट भी छोटा है, जैसे वजन उतना नहीं बढ़ा है, पतला दुबला है, चमक रही है, स्किन जो है चमक सी रही है, तो उनको हृदय की बचपन से जो परेशानियां रहती हैं वो हो सकती हैं। और सर एक चीज मैंने और नोटिस करी है कि जैसे जिनको किसी किसी जैसे चेस्ट पेन एसिडिटी के कारण भी हो सकता है, और ऐसी एसिडिटी भी अ, हृदय के रोग के कारण भी हो सकती है। तो इसको सबसे आसान तरीका, बाकी तो सारे टेस्ट हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो मैंने अपने लाइफ में नोटिस करा है कि अगर आप उनकी पल्स देखते हैं तो इंडेक्स फिंगर पे वायु एकदम से बढ़ी रहती है, यानी हृदय रिलेटेड है, और मिडिल फिंगर पे जैसी सुपरफिशियल इमीडिएट एक्सप्रेशन पे जैसे इम्पिंजमेंट होती है तो वो पित्त रिलेटेड रहता है अक्सर। और सर मोटे लोग, कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनका जैसे आपने बताया कि पेट बाहर निकला होता है, और उनकी भी अगर पल्स पकड़े और अगर वायु बढ़ी होती है तो वो प्रोफाइलेक्टिक लगा ही देना चाहिए, नहीं तो अगले सालों में उनको आगे चल के हो ही जाता है हार्ट अटैक। ये चीज ऐड करनी थी सर।
बहुत अच्छा बताया आपने सर। और अनुरिता मैम, रवि सर, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? सर एक ही छोटा सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस चेस्ट पेन का रह गया, क्योंकि लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन की बात चल रही थी। मेनी अ टाइम पर्टिकुलरली बोन और मसल इंजरीज जो रहती है, किसी किसी की एक्सीडेंटल रहती है, किसी की मस्कुलर स्पाज्म रहते हैं, जो बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हैं या ओल्ड रिब फ्रैक्चर की हिस्ट्री रहती है, उसका भी लेफ्ट साइडेड पेन रहता है सर। और वो भी पेन जैसे एक्सक्रूशिएटिंग भी रहता है और वातिक सब इन सारी चीजों की वजह से रहता है। तो लेफ्ट साइडेड पेन हमेशा मेनी अ टाइम नर्व इंजुरीज भी रहती है, तो नर्व कंप्रेशन और इस चीज की वजह से भी पर्टिकुलरली लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन हो सकता है, तो वो रूल आउट करके देख लेना चाहिए। और सर ने अभी बताया यंगस्टर इसमें, तो इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, बट पर्टिकुलरली जैसे अभी आरती मैम ने भी बताया, nowadays post covid vaccinations and other thing whatever may be the reason, लेकिन अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस को रूल आउट करने के लिए लिपिड प्रोफाइल 20 प्लस एज में करते जाइए। कोई भी अगर हिस्ट्री दे रहा है आपको कि वैक्सीनेशन हुआ है या फिर कोविड बैठा या नहीं बैठा, लेकिन उसके बाद में अगर उसको चेस्ट पेन या बॉडी एक या वीकनेस लग रही, सिंपल चेस्ट वीकनेस, लंग्स वीकनेस, तो भी उसको जो है थोड़ा-सा उसका लाइफस्टाइल केयर फुल ये कराइए कि उसका अपार अवरोधित तो नहीं है, मलावस्त्रम्भ तो नहीं है, आगे चल के लिवर डिसीज या इस चीज़ में। तो ये अपने ऊपर आयुर्वेद पीपल के ऊपर एक बहुत अच्छी ज़िम्मेदारी हो सकती है कि हम उनका मेदाग्नि और उनका जो जठराग्नि है, उसको अच्छे से प्रदीप्त रखते हैं, तो अथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस नहीं रहते, जिसकी वजह से वी कैन सेफगार्ड द पीपल फ्रॉम गेटिंग कार्डियक अरेस्ट एंड कार्डियक पेन। इतना ही जी। छोटा पॉइंट रह गया वैसे। हाँ, डॉक्टर रवि सर, परमिंदर मैम, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? सर मुझे एक्चुअली जब मेरा ऑपरेट हुआ था ना, तो आई वॉज द यंगेस्ट पेशेंट उस टाइम जिसकी हार्ट सर्जरी हुई थी, तो मेरे आसपास जितने थे वो मोस्टली जेंट्स ही थे। और जो बिल्कुल 2 या 3 मेरे पास बेड थे ना, जिनकी मतलब ये सर्जरी करी थी उन्होंने, कार्डियक सर्जरी, ये ओपन हार्ट सर्जरी। तो सर वो जो तीनों पेशेंट्स थे ना, उनकी जो मेन कंप्लेंट थी वो ये थी कि हमें हाइपर एसिडिटी है। मतलब उनको और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक पेशेंट तो हरियाणा से थे, तो मतलब वो इतना ज़्यादा काम करते थे और वो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे लाइफ में ऐसे कभी मतलब ऑपरेट कराना पड़ेगा हार्ट की वजह से। तो मतलब फिर मैंने थोड़ा-सा वहाँ पे देखा, जितने पेशेंट्स थे सबकी हिस्ट्री हाइपर एसिडिटी की थी, सबकी हिस्ट्री हाइपर एसिडिटी की। और वो जो एक अंकल थे ना, उनका ऑपरेट मेरे वाले डे पे ही हुआ था, तो हम लोगों के बेड मतलब सीसीयू में भी साथ-साथ में थे। तो ऑपरेट के बाद भी ना वो बहुत कंप्लेंट करते होते थे कि तुम लोगों ने मेरा ऑपरेट कर दिया, मेरी एसिडिटी तो ठीक नहीं हो रही है, मुझे तो लग रहा है कि तुमने ऐसे ही मेरा ऑपरेट कर दिया। तो मैं बड़ी कंफ्यूज रहती थी कि ये मतलब क्या हो रहा है सब लोगों के साथ। तो मतलब हाइपर एसिडिटी तो मतलब जितने भी उन्होंने मतलब ये एज्ड पेशेंट्स की जिनकी ओपन हार्ट उन्होंने करी है फॉर ये एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ऑल दैट जो भी कंडीशंस थे, तो सबकी ये मेन कंप्लेंट यही होती थी, हाइपर एसिडिटी। सिर्फ एक पेशेंट था जो सीओपीडी के साथ डायग्नोसिस में आया था, उसको अलग से कुछ डायग्नोज बनाया था। अदरवाइज वहां पे 13 पेशेंट्स थे, एक मैं थी, मेरा डिफरेंट केस था, एक दूसरे अंकल थे, तो बाकी जितने 11 पेशेंट्स हैं सबकी सर मतलब यही थी कंप्लेंट, चीफ कंप्लेंट हाइपर एसिडिटी। और कोई कुछ बोलना चाहता है? और सर एक मुझे ना इसमें ये पूछना था कि ये जो हम लोग ट्रोपोनिन्स की बात कर रहे हैं, एंजाइम्स की, तो मतलब वहां पे जैसे डॉक्टर्स बात कर रहे होते थे, कई बारी हमारे पास भी खड़े हुए, तो इज इट स्पेसिफिक कि ये मतलब जो एंजाइम्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ मतलब कोई हार्ट रिलेटेड मस्कुलर डिस्टरबेंस होती है, या फिर मतलब ऐसे एंजाइना पेक्टोरिस या मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह उसी में बढ़ते हैं, किसी और कंडीशन में नहीं इनकी इंक्रीज हो सकती है? हाँ, ट्रोपोनिन 9 काफी स्पेसिफिक है। ओके सर। जो CKMB है वो इतना स्पेसिफिक नहीं है, मसल्स में भी हो सकता है, जैसे ट्रॉमा हुआ है या कोई छाती पे जो मसल्स पे क्रश हुआ है, लेकिन ट्रोपोनिन में यूजुअली स्पेसिफिक रहता है। मैडम पर्टिकुलरली ट्रोपोनिन जो है वो एक इतना स्पेसिफिक है कि अगर आपके हार्ट का डैमेज हुआ है, तो दैट ट्रोपोनिन लेवल इज वेरी स्पेसिफिक टेस्ट कि जो आपकी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या फिर कुछ अगर होके गया और देर इज अ मसल डैमेज, तो उसमें ये दिखाता है। यूजुअली द ट्रोपोनिन लेवल इज 1.0 to 0.04 नैनोग्राम पर ml,
लेकिन अगर ट्रोपोनिन टी इससे आपको थोड़ा भी मतलब मार्कर ये बिकॉज इट्स विद अकॉर्डिंग टू अमेरिकन बोर्ड ऑफ स्टैंडर्ड इंटरनल मेडिसिन, और आज भी हम इसको ये करते बिकॉज व्हेन यू आर इनटू इमरजेंसी तो मेनी अ टाइम आपको ये देखना पड़ता है कि कहीं डैमेज हुआ है क्या, आपको ब्लड थिनर देना है, आपको कोएगुलेशन के लिए एंटी कोएगुलेंट देना है, तो ये सारी चीज के लिए यू हैव टू गो विद दिस। तो ये दिस इज वेरी स्पेसिफिक एंड इट इज मतलब अलॉन्ग विद चेस्ट पेन, स्क्वीजिंग प्रेशर या रेडिएटिंग पेन है तो इमीडिएटली ट्रोपोनिन, हार्ट बंद भी रहता है उसमें लेकिन ट्रोपोनिन किया ही जाता है। इट इज वेरी स्पेसिफिक, बेटर रहता है। एलिवेटेड ट्रोपोनिन इंडिकेट करता है आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, एस्पिरिन देना है कि ब्लड थिनर्स देने हैं कि मेडिकेशंस टू बी, या पेशेंट को ब्लड प्रेशर सेटल करके घर भेजना है। तो दैट इज द रीजन यू शुड ऑलवेज सी फॉर लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन और सीवियर एक्सक्रूशिएटिंग जो रेडिएटिंग पेन है उसमें। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, बताना है तो बता सकते हैं। डॉक्टर रामजी गुप्ता जी अयोध्या के, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? डॉक्टर रामजी गुप्ता जी, आपने हैंड रेज किया है, पता नहीं। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए प्लीज। नहीं बोलना चाहते हैं? ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, फिर 8:15 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। प्रणाम सर।